अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और दिस इज ऑफ कोर्स लाइव फ्रॉम आवर इस्लामाबाद स्टूडियोज। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। और जी, चौथा दिन है हकीकी मार्च का और कल हमने देखा कि इमरान खान साहब गुजरांवाला में एक बहुत बड़े क्राउड से एड्रेस कर रहे थे और आने वाले दिनों के हवाले से उनकी सपोर्ट मांग रहे थे। खुसूसन अगर देखा जाए तो लॉयर्स फ्रेटर्निटी यानी वकला से बात करते हुए उन्होंने स्पेशली कहा कि इस वक्त मुल्क को और इस मार्च को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और दूसरी तरफ मैं अभी भी आते हुए देख रही थी कि नफरी में कई गुना ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। आज क्योंकि मुझे फ्लाई बैक भी करना है, मुझे कहा जा रहा है कि आप जल्द अज जल्द यानी अगर आप यूजुअली 2 घंटे का मार्जिन रख के अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए निकलते हैं तो उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कई नाके हों, चेकिंग्स हों या कोई रस्ते थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए जाएं। एक बहुत बड़ी तादाद है। दीजिए, इस वक्त जब मैं आ रही थी तो ये तमाम नफरी नाश्ता कर रही थी और समझ ये नहीं आ रहा था कि ये वॉर लाइक सिचुएशन क्यों है। इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग to see so many men in uniforms defending and protecting the streets and roads of Islamabad. दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद के अस्पतालों में रेड अलर्ट कर दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि खुदा न खासा किसी भी इस तरह के बदतरीन वाकये से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल हो। सबसे पहले इसी तैयारी के हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रेड अलर्ट की जरूरत पड़ी है, क्यों ये इमरजेंसी नाफिज की गई है, उसके बाद जरा गुफ्तगू करेंगे कि मुज़ाकरात क्या आपके ख्याल में आगे बढ़ सकते हैं। हमारी इतलात के मुताबिक और इस वक्त अगर आप तमाम अखबारों की शह सुर्खियां देखें तो नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को मुज़ाकरात की मेज पर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। दूसरी तरफ ये इमरान खान साहब और पीटीआई का भी यही मानना है कि जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाएगी, और अब तो इनकलाब आ चुका है, अब इनकलाब से क्या मायने लिए जाएं, इस पर बात हम करते हैं। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। की आजादी मार्च, एहलकार तायनात और कंटेनर समेत दीगर इकदामात। शहर के अस्पतालों में भी अलर्ट रहने के मरासले जारी। शहर में क़याम अमन के लिए योमिया इजलास भी जारी है तो हजारों की तादाद में एहलकार भी पोजीशन संभाले हुए हैं। इस्लामाबाद में वफाकी पुलिस, सिंध पुलिस, रेंजर्स और एफसी के 12,000 से ज्यादा एहलकार तैनात हैं। आजादी मार्च पहुंचने पर सैकड़ों की तादाद में सड़क किनारे पड़े कंटेनर भी इस्तेमाल होंगे। एहलकारों के हवाले 616 आंसू गैस गन्स और 50,000 से ज्यादा शेल समेत दीगर हिफाजती सामान भी एहलकारों के सुपुर्द किया गया। शहरी इक़्तिदार की जंग में खुद को घुन समझ रहे हैं। लोग परेशान होते हैं, रास्ते बंद हो जाएंगे, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। किसी ने हॉस्पिटल जाना होता है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, किसी की डेथ हुई है, किसी की शादी है, बड़े मसाइल खड़े होते हैं। ऐसे काम ना करें कि जिसकी वजह से कारोबार तबाह हो, गाड़ियां तबाह हो, मुल्क का नुकसान हो। धरने देते भी हैं तो आप अपनी एक जगह मुकर्रर करें, बाकी अवाम को डिस्टर्ब ना करें। इस्लामाबाद टिम्स अस्पताल में तमाम डॉक्टर्स की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। बिला इजाजत स्टेशन छोड़ने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। उस्मान मुजफ्फर, आज न्यूज, इस्लामाबाद। जी जनाब, सीनियर एनालिस्ट हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुसर्रत चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर पंजाब असेंबली हैं। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहती हूँ शो में। हारिस नवाज साहब, सबसे पहले इस सूरत हाल को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? इतनी भारी नफरी में होना, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज होना, किस चीज का अंदेशा है मौजूदा हुकूमत को? सिद्रा, ये एक तो बहुत ही अफसोसनाक बात है जिस तरीके से एक तो गवर्नमेंट तैयारी कर रही है। ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो इंडियन फोर्स है और पाकिस्तानी ट्रुप्स ने उनकी तरफ एडवांस करने की तैयारी की गई है। मुझे एक बात समझ नहीं आती थी कि इमरान खान को भी इस मौके पे मार्च नहीं करना चाहिए था, जो मुल्क के हालात हैं और इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। लेकिन अगर मार्च की गई है तो कम से कम आप, ये हुकूमत का काम है सिचुएशन को कंट्रोल करना, सिचुएशन को डिफ्यूज करना, पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं होने देना। इनका काम था कि एक कॉल जरूर देते प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कि आएंगे, हम बैठ के बात करते हैं। ये नहीं कि हम इलेक्शन पे आपसे कंफर्म कर रहे हैं, इलेक्शन पे बात करें, आप इकोनॉमी पे बात करें, आप पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करें, नेशनल नॉर्मल ओपन डायलॉग करें। मे भी जब आप बैठते हैं तो इनको हल निकल आता है, बट दिस इज नॉट द वे कि नवाज शरीफ वहां बैठ के करें, मुज़ाकरात नहीं करें। यू वांट खुदा ना खासा कर इस्लामाबाद में जाके लोगों को ज्यादा लोग जो हमारे मारे गए शहीद हों, तो देन किसका लॉस है? पाकिस्तान का। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, उसकी क्या आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, और ज्यादा होगी। पहले इकोनॉमिक हालात खराब है। सो इसके लिए किसी को फॉरवर्ड, या तो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन दो सारी जमातों के वो आगे बढ़े,
یا چیئرمین سینٹ ہیں. آئی ایم ویری پرپلیکسڈ حارث صاحب. اس وقت کی جو سرخیاں ہیں اخبار کی اس میں بڑا کلیئرلی کہا جا رہا ہے کہ بیلٹ یا بلڈ شیڈ. اب یہ نعرہ کس نے لگایا؟ یہ انالیسز ہے, یہ لوگوں کا خدشہ ہے, یہ ان کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی مشکل آ جائے گی؟ مسرت صاحب یہ کیوں کہا جا رہا ہے بیلٹ یا بلڈ شیڈ؟ یہ پی ٹی آئی کا موقف تو نہیں ہو سکتا. جی مسرت صاحبہ. سدرا آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی اب میں آپ کو سن پا رہی ہوں. جی السلام علیکم. بیسکلی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے ساتھ 22 کروڑ عوام کے ساتھ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. اور اگر آج یہ لانگ مارچ ہے بھی تو یہ پاکستانیوں کو ان کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی واپسی اور دلانے کے لیے ہے. تو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی قیمتی جان کا ضیاع ہو؟ لیکن جس میں سدرا بہت سارے میں سوال رکھوں گی آپ کے سامنے. یو میں کریکٹ, مجھے آپ کریکٹ کریں. جی امپورٹنٹ چیز اس میں کیا ہے سب سے زیادہ کہ ایک تو یہ ہم ایک اپنا جمہوری آئینی حق کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. اگر ہم لاہور سے نکلے ہیں, آج ہمارا انشاءاللہ 5واں دن سٹارٹ ہوگا, کہیں آپ نے لوگوں کے اتنے غصے, اگریشن اینڈ انرجی کے باوجود دیکھا کہ انہوں نے کوئی خدا نہ خواستہ اتنے بڑے ہجوم نے اینٹی اسٹیٹ کوئی نعرہ لگایا ہو, ہمارے جتنے بھی ملک کے ادارے ہیں ان کے خلاف انہوں نے کوئی نعرہ لگایا ہو جیسا یہ لگواتے رہے اپنے چھوٹے چھوٹے جلسے جلوسیوں میں. اور اس کے علاوہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ہم نے بات کی ہو, نہ ہمارے لیڈر نے نہ ہمارے فالوورز نے. ایک اور بات کہ ایسا کیا ہو جائے گا اسلام آباد جا کے, کیا وہ ہمارا وطن عزیز نہیں ہے؟ اگر گجرانوالا ہے, کاموں کی ہے, لاہور ہے, شادرہ ہے, تو وہاں جا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو جس طرح سے انہوں نے ریڈ زون کو بھی بڑا کر دیا, اوپر سے کہتے ہیں بندہ ہی کوئی نہیں ہے, ہمیں کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہے. تو پورا اسلام آباد کیا جتنے 27 کلومیٹر کی یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے تو اس کو یہ ریڈ زون ڈکلیئر کر دے کہ جہاں جہاں ہماری حکومت ہے وہ ریڈ زون ہے. مزے کا خیز سچویشن ہے. مسرت صاحبہ آپ کا یہ سوال میں آپ کا یہ سوال بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کے پاس لے کے جانا چاہتی ہوں. حارث صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دفاعی معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں؟ کیا یہ حکومت کا بار بار یہ موقف رہا ہے کہ کوئی بھی ناپسندیدہ ممکنہ واقعے کو گریز کرنے کے لیے یہ تمام تیاری کی جا رہی ہے, بٹ آپٹکس کے علاوہ اسٹریٹجکلی کیا یہ صحیح قدم ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, یہ میں سدرا یہی بات کرتا ہوں, یہ بہت خطرناک ہے. گورنمنٹ قدیر رانا ثناءاللہ کی جو سوچ ہے نا یہ غلط ہے. حکومت ہمیشہ مذاکرات کے راستے کھولتی ہے. حکومت کا کام ہے کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا. عمران خان صاحب جا رہے ہیں, ایک چلیں اگر انہوں نے مارچ کی ہے, یہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, دے کین گو اپ ٹو اینی ڈیزگنیٹڈ پلیس, آپ ان کو وہاں بھی جانے نہیں دے رہے ہیں. جی اس کے بعد وہاں پر اگر میں کہتا ہوں صرف 50,000 لوگ بھی اسلام آباد میں آ جاتے ہیں نا, تو اور پھر اس میں کچھ لوگ شاید پسندی ہوتے ہیں, کچھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ آ جاتے ہیں وداؤٹ نوئنگ, پارٹی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور اگر پھر ادھر سے پولیس ٹریگر ہیپی ہوتی ہے, اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی فائرنگ ہو جاتی ہے, آپ سوچیں گے کس کا نقصان ہوگا. اس سے کتنی بڑی اور زیادہ انارکی ہوگی, پولرائزیشن ہوگی, نقصان ہوگا, اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ آئی ول ہولڈ ریسپانسبل پرنسپلی گورنمنٹ. یو فیل کہ نواز شریف صاحب کا یہ موقف کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہ وہاں بیٹھ کے ایک تو ان کا حق ہی نہیں بنتا. اگر بیٹھ کے وہاں یہ دیکھ کے وہاں یہ دے رہے ہیں, یہ شوڈ ہیو کالڈ کہ اس کو شہباز شریف کو کہ پلیز میک دا پارٹی سٹ اینڈ ڈسکس, لیٹس فائنڈ سم سولوشن. اگر ایک نے اب وہ اگست میں کہہ رہے ہیں, یہ مارچ اپریل میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں 2-3 مہینے پہلے, تو واٹ ول ہیپن؟ آپ کو پورا 1 سال مل جائے گا. آپ نے اپریل میں گورنمنٹ ٹیک اوور کی, اپریل میں آپ الیکشن کرائیں, اس میں کم از کم یہ ہے کہ حالات تو بہتر ہوں گے. ملک کی اکانومی کہاں جا رہی ہے, اس سے کتنی ملک کی اکانومی خرابی ہوگی اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور زیادہ ہو جاتی ہے. ہمارے صاحب مزمل سہروردی صاحب ماہر معیشت بھی موجود ہیں. حارث صاحب آپ کا یہ سوال میں ان کے پاس بھی لے کے جاؤں گی, لیکن ایک آخری سوال مسرت صاحبہ سے کرنا چاہوں گی. مسرت صاحبہ, یہ آپٹکس واقعی جس طرح تمام تجزیہ کار, تمام جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ جو حکمت عملی حکومت اپنا رہی ہے اس کی وجہ سے تشدد ہونے کا ایک اندیشہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹکراؤ کی سی صورتحال ہو رہی ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ اگر ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ آپ
के हामियों की यहाँ पे PTI के इस्लामाबाद पहुंच भी जाती है। कितनी पुरुमीद हैं आप कि ये हुकूमत लचक का मुजाहरा करेगी, अवामी प्रेशर के तहत इलेक्शंस की अनाउंसमेंट करेगी? कितनी पुरुमीद हैं आप? देखिए, ये जो है ना, आई बिलीव सिदरा के ये अवाम को कर रहे हैं इस तरह की गैर जिम्मेदारी वाली स्टेटमेंट्स दे के। खान साहब अवाम को संभाल के एक पॉलिटिकल मूव कर रहे हैं, एक आईनी मूव कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये राइट है और उसको अगर वायलेट किया जाए तो इनका भी हक है कि ये उस चीज से हमें रोकें। बट अगर हमने जो चीज लाहौर, शादरा, गुजरांवाला में नहीं की, हम क्यों करेंगे इस्लामाबाद में? एक बात। दूसरी बात, हमें कोर्ट ने जो जगह की है, हमारा कोई दूर दूर तक इरादा नहीं है कि हम उसको वायलेट करें। तो देखें, ये हमें अगर अपनी तरफ से ये रास्ते बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इनकी खाम ख्याली है। अवाम, जागी हुई अवाम को, बाशऊर अवाम को कभी भी कोई नहीं हरा सका, कोई फस्तायत। जो माएँ अपने 4 माह के बच्चों को लेके चल रही हैं पैदल, आप आके मनाजिर तो देखें सिदरा। ये कौम कोई सियासत के लिए आ रही है, उनको ले जा रहे हैं हकीकी आजादी का ख्वाब। लेकिन पैरेलल में बात करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सहाफ़ी बिरादरी पे जो इस वक्त एक उनके लिए एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, प्रेशराइजिंग सिचुएशन है। बार बार कई ऐसे सहाफ़ी जिनके बारे में शायद तस्वुर किया जाता है कि वो आपके मौक़िफ़ की ज़्यादा तरफदारी करते हैं, इस वक्त उनको थ्रेट्स भी रिसीव हो रही हैं, उनको मुख्तलिफ तरीकों से डराया धमकाया जा रहा है। खुलकर ये नाम नहीं ले रहे कि किसने किया है, लेकिन ये एक पैरेलल हकीकत चल रही है। सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ द जर्नलिस्ट, इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगी मुसर्रत साहबा? बिल्कुल। देखो सिदरा, हर एक का ऐसे लगता है हम गुस्से वाले मुआशरे में रहते हैं। मैं अपने वतन पे अपने दोनों बेटे कुर्बान करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे खौफ इस चीज से है कि अगर मैं उनको आज तरबियत करी कि अपने हक और सच का साथ देना है, तो क्या वो सच बोलेंगे? क्या कोई जर्नलिस्ट, कोई सिदरा, कोई अक्षय शरीफ सच बोलेगा तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा? ये देखो, किसी के ऊपर हेल्दी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दुनिया के हर आइन और कानून में उसकी इजाजत है, लेकिन तनकीद को अपने ऊपर खुदा न खास्ता हम सारे कोई वली पैगंबर या वो नहीं है कि जिनसे गलतियां नहीं हुई। कितनी ज्यादा बड़ी ज्यादतियां हुई इस मुल्क के साथ, बाद में तारीख ने साबित किया। लेकिन उस दौर के जो हुक्मरान थे या कब्जा जिन्होंने मुल्क के ऊपर किया हुआ था, वो उस वक्त यही सजाएं देते थे, जहाँ लोगों को सजाए मौत तक की गई हक गोई करने पे। यही तो हकीकी आजादी का मार्च है कि जब कोई जर्नलिस्ट, कोई पॉलिटिशियन, जब वो हक की कंस्ट्रक्टिव और आइन और कानून दारों में इस्लाह वहाँ जरूरत होती है, जहाँ तनकीद वहाँ की जाती है जहाँ पे इस्लाह की जरूरत होती है, मजीद बेहतरी की जरूरत होती है। तो तनकीद किधर से होगी? किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं है, इदारे के खिलाफ। अच्छा, ये सवाल मैं ब्रिगेडियर हारिस साहब के पास लेके जाना चाहती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि पहले तो ये बात थी ना कि कई लोगों ने आगे आके कहा, और इंटीरियर मिनिस्टर साहब का भी ये मौकफ था कि अरशद शरीफ साहब की जान को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। बट ऑन दी अदर हैंड इस वक्त कई जर्नलिस्ट बाकायदा बार बार ये बात बरमला कह रहे हैं कि उनको थ्रेट्स रिसीव हो रही हैं। इस पे कोई रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा, स्टेट की तरफ से नहीं आ रहा, इंटीरियर मिनिस्ट्री इस पे खामोश है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखें, जाहिर है कि ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हर उस जर्नलिस्ट को जो एक हक की बात करता है या वो बैलेंस बात करता है। बात यह है कि ये तो कोई वजह ही नहीं है कि मुल्क से चले जाएं और फिर जाके बाहर वो जाके शहीद हो जाएं। इसके लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने जिस तरीके से गवर्नमेंट जर्नलिस्ट को हरासमेंट कर रहे हैं, यू शुड नॉट डू इट। और सेकंड, यहाँ तक मैं बात करूंगा बल्कि कि PTI का जो मार्च है, इसके अंदर भी इमरान खान साहब को खास तौर पे अपनी जो है हमारे एस्टैब्लिशमेंट को इसको टारगेट नहीं करना चाहिए। वजह यह है कि आप सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़ें। बिल्कुल सही, और दोनों तरफ से इस वक्त लग रहा है कि लचक नहीं है। खान साहब कहते हैं कि मशरूत है इस बात पे मुज़ाकरात के आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे। दूसरी तरफ की इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने PM साहब को कहा है कि मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। तो ये जो सर्द महरी है ये कैसे खत्म होगी? लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ रहेंगे। मुसर्रत साहिबा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब की तरफ चलते हैं, हुज एन इकोनॉमिस्ट। सर, एक बहुत बड़े पैकेज का, कल किसान रिलीफ पैकेज का वजीर आजम अनाउंसमेंट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली उस पर ज्यादा बात नहीं हो रही। इसके कुछ खदोखाल के बारे में बताइएगा। ये 1.8 ट्रिलियन रुपीस का पैकेज है और आप इससे समझते हैं कि किसानों की एक तरह से उनकी हैंड होल्डिंग होगी और जो मुश्किल हालात से वो गुजर रहे हैं, क्या इसके समरात हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द डेज टू कम? एक
अच्छा, मैं समझता हूँ उसमें जो बिजली के पर यूनिट का रेट 13 रुपए पे फिक्स किया गया है फॉर एग्रीकल्चर, वो एक अच्छी बात है कि हमें बहरहाल ट्यूबवेल्स को और ज़राअत को पानी सस्ता देना चाहिए और बिजली जो है वो सस्ती देनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। उसके साथ साथ कुछ बीज और यूरिया और खाद के इंसेंटिव्स हैं जिन्हें अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन जहां तक एग्रीकल्चर लोन्स की बात है उसमें सिर्फ मार्कअप माफ किया गया, प्रिंसिपल अमाउंट को माफ नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि जहां सैलाब आया है वहां का किसान इस वक्त अपनी प्रिंसिपल अमाउंट भी देने की पोजीशन में नहीं है। आप मार्कअप में को माफ करके कोई इतना मुझे रिलीफ नहीं नजर आ रहा। मेरे ख्याल में वो लोन्स पूरे राइट ऑफ होने चाहिए थे और उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी जो है वो खत्म करनी चाहिए थी। और जो इस साल की प्रोडक्शन मुकम्मल है उसको फैसिलिटेट करना चाहिए था। ये दुरुस्त है कि हम मुफ्त बिजली नहीं दे सकते जिस ज़राअत को जैसे भारत ने दी है। जैसे जिन मुल्कों में भी ज़राई इनकलाब आया है वहाँ पे एग्रीकल्चर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पहले जीरो किया गया है, फिर ही ज़राई इनकलाब आया है, फिर ही किसान खुशहाल हुआ है और फिर ही जो है अनाज सस्ता हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ तो भी हर साल तो फिर क्या इसका मतलब है कि अगर सिर्फ और सिर्फ मार्कअप माफ किया गया है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो देना पड़ेगा तो इससे छोटे काश्तकारों के बजाय हो सकता है जो बड़े लैंड होल्डर्स हैं उन्हीं को फायदा होगा? आप इसका कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? यकीनन बड़ों का तो मार्कअप भी माफ हुआ लेकिन उनके कर्जे भी बड़े हैं, उनकी प्रिंसिपल अमाउंट भी बड़ी है। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि छोटे किसान का कर्जा मुकम्मल माफ होना चाहिए था। हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग बड़ी कम है, छोटी ज्यादा है और छोटा किसान हमारे यहाँ ज्यादा है, बड़ा जो है वो कम रह गया है अब आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए मैं समझता हूँ कि छोटे किसान के जो 12.5 एकड़ तक की लैंड होल्डिंग का है कम से कम, बल्कि मैं तो 25 एकड़ तक के किसान को भी छोटा किसान ही समझता हूँ और उसका प्रिंसिपल अमाउंट माफ होना चाहिए था। उसको इस साल खाद, यूरिया और दूसरी जो सीड है वो फ्री मिलना चाहिए था। उसको ट्रैक्टर जो है विदाउट डाउन पेमेंट मिलना चाहिए था। उसका बहुत कुछ तबाह हो गया है, हल, ट्रैक्टर, सब कुछ उसका तबाह हो गया है। उसने जिंदगी जीरो से शुरू करनी है, उसने जमीन को दोबारा काबिल काश्त बनाना है जो इसमें बहुत नमी होगी, जिसमें बहुत कुछ होगा। उसको बहुत मेहनत करनी है इस बार उसको फसल लेने के लिए। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल पैकेज ठीक है लेकिन ओनली फॉर द सेक, जी बिल्कुल सही सर, ओनली फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या आप नहीं समझते कि तमाम सियासी जमातों को एक पेज पे आना चाहिए? और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त क्यों नहीं मुज़ाकरात को इनिशिएट कर रहे? देखिए बात यह है कि ये दलाइल दोनों तरफ हैं कि जी 2 महीने पहले हो जाए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, फिर 2 महीने बाद हो जाए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। जो आइन में वक्त लिखा है उस पर हो जाएंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। देखिए ना, आप एक साइड का वर्जन लेके कहते हैं कि चूंकि उसने जिद कर ली है लिहाजा उसकी जिद को मानने के लिए अगर आप 2 महीने पहले भी कर लें तो चले बच्चे की जिद मानी जाएगी, बच्चा फतह का जश्न मना सकेगा, लिहाजा आप क्यों नहीं उसको ये लॉलीपॉप दे देते। भाई सेंसिबल बात है, आइन में इंतखाबात का एक वक्त मुकर्रर है, वो उस वक्त पे हो जाएंगे तो कौन सा तूफान आ जाएगा इस मुल्क में सारा में। अगर आज इमरान खान ये तय कर लें कि जो इंतखाबात का आइन में वक्त मुकर्रर है उस वक्त पे हो जाए तो मुल्क में सारा में इस्तेकाम खत्म हो जाता है, 4 हुकूमतें आराम से एंजॉय करें। अगर मरकज में दोबारा एतमाद ला सकते हैं तो कल ले आए, जाके एमकेएम को मना लें, बाप पार्टी को मना लें और आके पार्लियामान में तरीका कर लें। लेकिन चूंकि एक आदमी सड़कों पर मौजूद है और हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी सड़कों पे आना उसका राइट है, इसलिए उसको जल्दी इंतखाबात दे दिए जाए और जो इक़्तिदार में बैठे हैं वो अपनी गर्दन उसकी प्लेट में पेश करते हैं क्योंकि वो सड़क पर निकल आया है। मुझे तो ये मन तक कोई समझ नहीं आती है। वो अकेला तो नहीं निकला, लेकिन मुजम्मिल साहब वो अकेले तो नहीं निकले ना, उनके साथ एक अवाम का बड़ा उनके हामी मौजूद है। और एक बात आप भी जानते हैं कितने 22 करोड़ 75 लाख का मुल्क है। मेरी बात सुने, अगर कोई बंदा 1-2 लाख लोग ले आता है तो वो 22 करोड़ को रेप्लिकेट नहीं कर रहा। आप मेरी बात तो फिर आप क्या चाहते हैं? रेफरेंडम हो जाए इस बात पे? ये जो आप चाहते हैं रेफरेंडम हो जाए इस बात पे कि फौरी इलेक्शन चाहते हैं या नहीं? देखिए बात तो फिर वही हो जाएगी ना। देखिए अगर आपके ख्याल में अवाम में इस वक्त गमो गुस्सा नहीं है, वो मौजूदा जो माशी हालात है उस पर उनको कोई तकलीफ नहीं है? अगर इमरान खान के मुकाबले पे जिन लोगों ने इंतखाबात लड़ा है
उनकी जमानतें जब्त हो गई हैं तो मैं आपका मौकफ मान लूंगा, लेकिन अगर जिसने इमरान खान के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ा है और उसको भी 80,000 वोट पड़े हैं और इमरान खान को 90,000 वोट पड़े हैं, तो फिर कोई खास डिफरेंस तो है नहीं। मुजम्मिल साहब आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि एक तरफ आप कहते हैं कि ऑपोजिशन ने जिद पकड़ ली है और हुकूमत भी जिद पे ही है ना एक तरह से कि वो नहीं मान रही है, तो एक दूसरे को कायल कैसे करेंगे? ये नहीं, लेकिन मुझे बताएं ना, आप देखिए राइट है भी, लेकिन हुकूमत का सबसे अहम जुज़ ये होता है कि उसने कायल करना है, लोगों को साथ लेके चलना है। वो कायल कैसे करेगी? क्या वो जोर जबरदस्ती के जोर पे करेगी? हुकूमत का अहम काम है कि उसने रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम रखनी है और किसी को डंडे और जत्थे के जोर पर इस मुल्क को ड्राइव करने की इजाजत नहीं देनी। ये हुकूमत का पहला काम है कि वो किसी को सर डंडा तो हुकूमत ने उठाया हुआ है ना। आई एम सॉरी हुकूमत ने डंडा उठाया हुआ है ना। इस वक्त जो नफरी आप देख रहे हैं वो खान साहब की तो नफरी नहीं है ना। नहीं, अभी तो हुकूमत ने कोई डंडा नहीं उठाया हुआ, वो चल रहे हैं 4 दिन से। क्या डंडा उठाया हुआ है? चल रहे हैं। तो इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? अगर वो आके H9 में बैठ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई खराब सूरत हाल होगी, लेकिन अगर वो H9 से आगे बढ़ेंगे तो यकीनन फिर रेट ऑफ द गवर्नमेंट एक्शन में आएगी। ठीक है जी मुजम्मिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहरहाल मेरा ख्याल यही है और मेरे ख्याल में बहुत सारे जर्नलिस्ट, हमारी फ्रेटर्निटी यही समझती है कि सिर्फ ये डंडे के जोर से मुराद ये ऑप्टिक्स दिखाकर कि जी ये आपका जमहूरी राइट है, आप यहां तक करें, लेकिन इट इज ऑल्सो फीलिंग लाइक वेरी इनसेंसिटिव, वेरी डिस्कनेक्टेड कि आप आइए H9 तक आके मुजाहरा कीजिए, आपका जमहूरी हक है, लेकिन कान हमने नहीं धरने, बात हमने आपसे नहीं करनी, मुज़ाकरात की टेबल पे हमने आपको नहीं बुलाना। ये जो सर्द मैरी है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, मुझे अंदेशा है और खुदा ना खास्ता इसका खमियाजा हमें मनहसूल कौम ना उठाना पड़े, हमारे मुल्क को इसका नुकसान ना हो। आई थिंक दैट इज द रियल क्वेश्चन एट हैंड। बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।